नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। खेत से लेकर मंडी, कहीं भी किसान की फसल सुरक्षित नहीं है। पहले बाढ़ की मार किसानों पर पड़ी तो अब मंडी में फसल लेकर पहुंचे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। कभी पोर्टल तो कभी उठान, आए दिन किसान खरीद पर सवाल उठ रहा। उठान में देरी के अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर भी लगा सकते हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। दरअसल पूर्वानुमान के मुताबिक मौसम ने करवट ली, कई जिलों में बारिश हुई। मौसम सुहाना तो हुआ लेकिन अन्नदाता के लिए नहीं। नतीजा यह निकला कि मंडियों में पड़ा हजारों क्विंटल धान बारिश की भेंट चढ़ गया। कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, हिसार, कई जिलों के मंडियों में आड़ती और किसान दोनों परेशान नजर आए। अब सवाल यह है कि मंडियों में धान की बर्बादी का असल में फिर जिम्मेदार हुआ कौन? पूर्वानुमान के बावजूद उठान क्यों नहीं हुई? और फिर अगर उठान में कोई दिक्कत थी तो वहां पर कम से कम उस फसल को, उस धान के जो बिक्री हो चुकी थी, किसान मंडी तक पहुंचा चुका था, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? ये तस्वीरें आप देखिए। पूर्वानुमान था कि मौसम बदलेगा और कई जगहों पर बारिश होगी, मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया था, लेकिन फिर भी हजारों क्विंटल धान अलग अलग मंडियों में ऐसे ही बोरियों में भरा या खुले में पड़ा दिखाई दिया और खुले आसमान के नीचे भीगता हुआ दिखाई दिया। एक तरफ मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक तय समय पर यह बारिश तो हो गई, मौसम सुहावना भी हो गया, लेकिन अन्नदाता के लिए मुश्किल फिर से खड़ी हो गई। पहले बाढ़ से जूझा और एक बार फिर से जैसे तैसे फसल पूरी करने के बाद, खत्म हो कटाई करने के बाद वो मंडियों तक जब लेकर पहुंचा तो वहां पर पहले तारीखों में उलझा रहा कि इस तारीख या उस तारीख से खरीद की प्रक्रिया शुरू होगी। केंद्र से अभी तक अनुमति नहीं मिल पाई और जब वो खरीद की प्रक्रिया शुरू हुई तो फिर से इंद्र देवता नाराज दिखाई दिए किसानों के प्रति। अब इसमें नाराजगी जिम्मेदारों की भी है। वो जिम्मेदार जो कि मंडियों में है, वो जिम्मेदार जो कि धान की फसल पहुंचने के बाद उसके उठान के लिए उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन सभी ड्यूटी से या तो बचते दिखाई दिए या अब इस बर्बादी के बाद जवाब देने से कतराते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, अलग अलग मंडियों की है। आपको कुछ तस्वीरें और हमने इसके पहले दिखाई थी। सिरसा, हिसार, कैथल और करनाल, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र और कालावली की तस्वीर है। इन तस्वीरों से साफ जाहिर हो जाएगा कि स्थिति कितनी खराब हो गई उस वक्त में जब पूर्वानुमान के बाद बारिश तो हुई, मौसम ने करवट बदली, लेकिन जो किस्मत है अन्नदाता की उसमें कोई करवट नहीं दिखाई दे रही। अन्नदाता ने अपनी फसल मंडी तक पहुंचा दी। वो बड़े खुशनसीब होंगे जिनकी फसल वहां से बिक्री के बाद उनका उठान भी हो गया, लेकिन बड़ी संख्या में किसान ऐसे हैं जिनकी फसल अभी भी मंडियों में पड़ी हुई थी। उनकी खरीद की प्रक्रिया भले शुरू हो गई लेकिन उठान नहीं हो पाई और कई जगहों पर ओले की वजह से भी और ज्यादा मुश्किल दिखाई दी। ये 8 तस्वीरें आपके सामने हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि लगभग कमोबेश कहें कि हर एक जिले में या फिर उन तमाम जगहों पर जहां पर मंडियां हैं, उन जगहों की स्थिति कुछ वैसी ही दिखाई दे रही है। दावे कुछ वैसे ही खोखले साबित हुए जो हर बार साबित भी होते हैं, लेकिन फिर से दावा किया जाता है कि अगले साल कम से कम यह अव्यवस्था यहां पर नहीं दिखेगी। वहां पर मंडियों में जो शेड के नीचे धान पड़ा हुआ था शायद वहीं बच पाया होगा। कई जगहों पर वहां पर भी बारिश की वजह से, बौछार की वजह से उनकी फसल, वहां पर वो धान भीगा। लेकिन बड़ी मात्रा में अगर हम देखें इन तस्वीरों के माध्यम से तो बड़ी मात्रा में बोरियों में खुले आसमान के नीचे ही धान की फसल रखी हुई थी और अब किसान फिर से इस उम्मीद में बैठा हुआ है कि इसकी भी भरपाई सरकार करेगी। हालांकि सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा कि जिन मंडियों में नुकसान हुआ है उसका आकलन कराकर किसान की जो फसल खरीद ली गई थी उसके नुकसान की भरपाई की जाएगी। उससे किसान का या अन्नदाता का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन कहने में और होने में जमीन आसमान का अंतर होता है। आड़तियों के अपने तर्क हैं, मंडी प्रबंधन के अपने तर्क हैं, लेकिन अन्नदाता के पास कोई तर्क और कोई कुतर्क भी नहीं है, क्योंकि खुले आसमान के नीचे उसकी फसल पहले खेत में बर्बाद हुई बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से, और अब जो फसल उसकी बच गई थी, जो खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई थी और उसमें मंडी तक उस फसल को उसने पहुंचा दिया, वहां पर भी उसे वैसे ही स्थिति का सामना करना पड़ा। यह तस्वीर आप देखिए, यहां पर खुले आसमान के नीचे ही ना कोई शेड है ना कोई और व्यवस्था, ताकि उसकी फसल यानी किसान की फसल अगर खरीद ली गई है तो कम से कम उसकी सुरक्षा का इंतजाम करा दिया जाए। जो शेड के नीचे फसल थी वो तो भले बच जाएगी, लेकिन जो खुले आसमान के नीचे रखी हुई फसल है वो पूरी तरह से इस वक्त बर्बादी के दौर में। आप तर्क को समझिए कि जिस वक्त खरीद की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी उस वक्त एक तर्क यह भी दिया जाता है कि दरअसल अभी इसमें नमी है, नमी खत्म करके ही किसान मंडी तक अपनी फसल पहुंचाए, धान पहुंचाए और उसके बाद उसकी खरीद में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
नमी खत्म करने के बाद किसान ने जब अपनी फसल पहुंचा दिया मंडी तो उसके बाद फिर से नमी का ही उसको सामना करना पड़ा और अब उसके सामने मुश्किल यह है कि आखिर भरपाई किसकी होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान अभी जुड़ेंगे, उनसे मैं आपको तारुफ कराऊंगा, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। बालमुकुंद शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है बालमुकुंद जी आपका। और स्वामी इंद्र हमारे साथ किसान इस वक्त फिलहाल जुड़े हुए हैं। स्वामी इंद्र, बहुत स्वागत है आपका। स्वामी इंद्र, डबल मार है किसानों के लिए। पहले खरीद की प्रक्रिया विलंब से शुरू हुई, तर्क दिया गया कि केंद्र से अनुमति नहीं मिल पाई थी। अब यहां पर किसान की फसल जो कि उठान ना होने की वजह से फिर से भीग गई। ये कितना बड़ा नुकसान है और उसकी भरपाई कैसे होगी, उम्मीद है? सिंह साहब, देखिए, आज हरियाणा प्रदेश में प्रदेश व केंद्र की सरकार को 9 वर्ष हो गए और 9 वर्ष के अंदर व्यवस्था जस की तस पड़ी और बद से बदतर होती आपको हमको नजर आती है। मैं लगातार आपके चैनलों पर किसानों की समस्या को लेकर आता हूं, इसलिए आपके चैनल का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। पर वही बातें जो हमने पूर्व में कही थी आज वही कहनी पड़ रही हैं। और अभी हम सीजन शुरू हुआ था, होने से पहले हमने कहा था कि 15 सितंबर से आप की परचेज करें। सरकार ने 25 को की। हर धर्मता आपको नजर आती है सरकार की। किसानों को आंदोलन करना पड़ता है अपनी फसल बेचने के लिए। और पिछले दिनों आपने भी इस बात को पुष्टि की कि मॉइस्चर के नाम पर किसान को लूटा गया, किसान के साथ धक्का किया गया और किसान, जबकि पूरे हरियाणा प्रदेश में एक बूंद पानी नहीं गिरा था। और मैं उस दिनों भी ये बात कह रहा था कि आज हरियाणा प्रदेश में पानी नहीं पड़ा, तब मॉइस्चर की बात हो रही है। जब 1 महीने के अंदर हमारे को बरसात से गुजरना पड़ेगा, तब फसल की कौन बात करेगा? क्योंकि उठान मंडियों में नहीं हो रहा है। उठान ना होने की वजह से आज जो नुकसान आपको हमें देखने को मिल रहा है, ये उस उपभोक्ता का नुकसान है, किसान के साथ साथ, जिसके लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को जो ये जो धान है, इसका जो चावल है, निकाल कर दिया जाएगा। क्योंकि 80 करोड़ के लोग, आबादी के लोग भारत के अंदर गरीबी के नीचे रह रहे हैं। उनके लिए गरीब आदमी का ये अनाज है, ये अनाज सरकार प्रिपेयर करना है। सरकार को, सरकार के लिए, देश के लिए किसान काम करता आपको नजर आ रहा है, प्रधानमंत्री की बात को पूरा करता नजर आ रहा है। पर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? ये सोने जैसे अनाज को खुले आसमान में छोड़ दिया। और मैं बार बार कहता हूं, यमुनानगर हो, कैथल हो, सिरसा की मंडी हो, भले कुरुक्षेत्र की मंडी हो, तमाम मंडियां आप जांच कर लीजिए। मंडियां हर बरसात में, भले थोड़ी सी बरसात हो जाए, डूब जाती हैं, तालाब बन जाती हैं। और इन मंडियों के अंदर खाली ये बरसात का पानी नहीं, साथ लगते शहरों के बस्तियों का गंदा पानी घुस जाता है। इस धान के अंदर वो पानी घुस गया है। उस गरीब आदमी के थाली के अंदर सोने जैसा जो अनाज का दाना था, आज किसान की मेहनत का, वो आज गंदा अनाज कैसे जाएगा? सरकार की पुष्टि करे। क्या देश की जनता को सरकार गंदा अनाज, जिसको आज खाने लायक अनाज नहीं रहेगा, ये इस अनाज को किस प्रकार से सरकार उठाएगी, किस प्रकार उस उपभोक्ता तक, गरीब आदमी तक पहुंचाएगी? मैं तो इस बात से बड़ा चिंतित होता हूं। लोगों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ा हो रहा है। खाली किसान की कमर ही नहीं तोड़ी जा रही। जिस उपभोक्ता के पास, जिस गरीब आदमी के पास सरकार इस अनाज को प्रोक्योर कर कर पहुंचाएगी, यह अनाज देश के फौजियों के पास भी जाने वाला है। क्योंकि यही अनाज देश की सीमाओं पर जो बैठे हमारे फौजी भाई देश की सुरक्षा करते हैं, ये एमएसपी से खरीदा हुआ अनाज देश के उस जांबाज के लिए जाएगा जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति लगा देते हैं। ये देश के उस बच्चे के पास जाएगा जो मेधावी छात्र हैं, जो स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनको मिड डे मील में खिचड़ी चावल दिया जाता है, ये इसकी थाली में भी जाने वाला है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि 9 वर्ष के अंदर आपने क्या किया, क्या सीखा, क्या सबक लिया? ठीक है स्वामींद्र, इसका जवाब ले लेता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है विदु रावल आपका। और साथ में रजवंत टहलवाल भी है नीलों की तरफ से, बहुत स्वागत है रजवंत जी आपका। बताइए भाई, की बात होनी चाहिए। जो स्वामींद्र कह रहे हैं कि 9 साल में आपने क्या किया, आप कहेंगे कि हर साल हमने कुछ ना कुछ बढ़ोतरी की, लेकिन एक तस्वीर तो नहीं बदली है प्रोफेसर साहब। जो किसान की फसल मंडी तक पहुंच जाती है, आपके कहने के हिसाब से कि भाई इस तारीख से हम खरीद की प्रक्रिया शुरू कर देंगे, किसान ने माना, नमी खत्म करके लेके पहुंचा और अब दोबारा उसकी फसल वहां पर वैसी भीगती नजर आती है। बर्बादी और दुतरफा बर्बादी। अगर सरकार ने खरीद लिया, मंडियों में खरीद हो भी गई, तो भी नुकसान
दो तरफा है, किसान का भी है और खुद सरकार का भी है। ये अव्यवस्था क्यों? वो भी तब जब पता था, मौसम विभाग ने बता दिया, और हर साल होता है कि बारिश होगी और उसमें उठान अगर नहीं होगा तो ये समस्या आएगी। अतुल जी, स्वामी इंद्र जी ने बड़ी ईमानदारी से आज कुछ बातें कही। यद्यपि वो हमेशा सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं। मुझे इको आ रही है? प्लीज इको को फिक्स करवा दीजिए। चलिए, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है, बोलिए। देखिए, स्वामी इंद्र जी ने एक बात कही कि हर बार मुझे वही बात बोलनी होती है, क्योंकि हर बार का वो आंकड़ा नहीं लेकर आते, हर बार तैयारी के साथ नहीं आते, उन्हें सरकार के खिलाफ बोलना है, इसलिए वो हर बार हर डिबेट में हर विषय पर एक ही दो तीन बातें जो रटी हुई हैं वो बोल देते हैं। इस बात को उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया, मैं उनको इस बात के लिए प्रणाम करता हूँ। बाकी आज की जानकारी लेकर मैं बैठा हूँ, उस जानकारी से एक बार टैली कर लेंगे तो शायद जो है चीजें अलग निकले। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो मैं 16/10/2023 यानी आज के दिन के शाम 6 बजे तक के आंकड़े लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज के दिन 78 से लेकर 83% तक जो आवक हुई है उसकी खरीद हो चुकी है, यानी खरीद संस्थाओं द्वारा 33,13,000 मैट्रिक टन जो है उसकी खरीद हो चुकी है। और उसमें से भी उठान जो है वो 28,60,000 मैट्रिक टन जो है हो चुका है। इस बाबत जो है किसान के खाते में, ये ध्यान करने की बात है जो किसान नेता खुद को कहते हैं उनके लिए, भुगतान जो है, जो हमने आकर शुरू किया कि भाई 48 घंटे के अंदर जो है उठान और 72 घंटे के अंदर भुगतान, उस नाते से 5530 करोड़ 80 लाख रुपए जो है किसान के बैंक के खाते में पहुंच चुके हैं। राजीव गांधी की तरह नहीं ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं नीचे 15 पैसे पहुंचते, वो नहीं, 100 के 100 यानी 5530 करोड़ 80 लाख रुपए जो है किसान के खाते में पहुंच चुके हैं। अब इसको कंट्रास्ट कर लीजिए, वो पुरानी अगर आंकड़े हैं वो भी मैं लेकर बैठा हूं, वैसे मुझे पता नहीं आपकी डिबेट इतना अलाउ करेगी नहीं करेगी, मैं बता देता हूं। फिर आपने कहा कि खरीद कब शुरू होती है, मुझे ये याद करवा दें, स्वामी इंद्र को तो ज्यादा किसानी नहीं करते खैर, लेकिन बाकी और लोग जो हैं वो ये बता दें कि आज तक कौन सी हमारी सरकार से पहले वाली सरकार ने 1 अक्टूबर से पहले खरीद शुरू की। हम 25 सितंबर से शुरू कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। कौन सी अपने आप को किसान कहने वाली सरकारों ने, धरती यही है, मौसम यही था, लेकिन क्या 1 अक्टूबर से पहले कोई एक सरकार ने एक दाने का खरीद किया हो तो उसका नाम बता दें। केवल बात धान की नहीं है, बाजरे की बात करता हूं, हम बाजरे का 100% जो है उसकी खरीद कर रहे हैं। क्या हमसे पहले एक दाना भी किसी कांग्रेस की सरकार ने, इनेलो की सरकार ने एक दाना भी कभी खरीदा है? क्या हमारे पड़ोस के किसी राज्य ने एक दाना भी खरीदा है? हम 100% खरीद कर रहे हैं, हमने खरीद की है। लेकिन ये कहने के अलावा हमने जो काम किया है इन विगत वर्षों में, जो स्वामी इंद्र जी के रडार के नीचे से चला गया ना, आंदोलन जीवी के रडार के नीचे से रह जाता है, वो बता देता हूं। 2021-22 में हमने 7,78,000 मैट्रिक टन का कवर्ड स्पेस बनाया। अगले साल 2022-23 में भी 7,78,000 मैट्रिक टन का कवर्ड स्पेस बनाया। इस साल जो चालू वर्ष है इसमें हमारा टारगेट 7,77,000 मैट्रिक टन का है, और उससे अगले वर्ष तक 100% कवरेज वाला हरियाणा एकमात्र राज्य होने वाला है। प्रोफेसर साहब, एक सवाल मेरा है, छोटा सा, उसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद अपनी बात कंप्लीट कर दीजिएगा। आपने कहा कि आप शेड बना रहे हैं, अच्छी बात है। आपने कहा आपने 100% खरीद की है, वो भी अच्छी बात है। और सिर्फ धान पर हम क्यों सीमित रहे हैं, बाजरे पर भी आप जा रहे हैं। तुलना आपने अलग अलग राज्यों से की, मैं सब स्वीकार कर लेता हूं। मैं ये भी कह देता हूं कि आपने यहां पर जो आंकड़ा दिया कि इतने % आपने खरीद कर लिए, उसमें से इतने % लोगों के, जो किसानों का धान था उसकी उठान भी हो गया है और खाते में पैसा भी चला गया है। मान लीजिए खरीद के बाद भी बर्बादी की जो तस्वीर है, इससे किसी का तो नुकसान हो रहा होगा ना। स्वामी इंद्र ने दोनों बातें कही थी। अगर आपने खरीद भी लिया, किसान को मान लीजिए फायदा हो भी गया, तो भी जो फसल बर्बाद हो रही है, इससे किसी का तो नुकसान होगा। अतुल जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा, एक बात, एक पॉइंट जो रह गया, जो ये कहने का था, खेत के अंदर भी नुकसान होता है। अभी 1509 वगैरह वैरायटी आई है, अभी 11, 21 और बहुत सारी वैरायटीज, तुड़ल वगैरह जो है वो अभी भी खेत में उनका नुकसान हुआ है। उसका जिक्र स्वामी इंद्र करते तो अच्छा लगता, किसान नेता है, लेकिन उसको लेकर भी मनोहर लाल जी की सरकार है जो कहती है कि अगर नुकसान होगा, खराबा होगा तो खेत में नहीं होगा, सरकार के खजाने में होगा। और इस तहत जो है हमने लगभग 10,000 करोड़ रुपया जो है किसान के खाते में मुआवजे के रूप में दिया, जिसमें से जो डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा डिपार्टमेंट है उसी ने 4609 करोड़ 26 लाख रुपए दिया है। जबकि हमसे पहले की सरकारें ने, आज तक 10 साल भूपेंद्र हुड्डा की सरकार रही, वो 10 साल में 1158 करोड़ 55 लाख दे पाई। 2-2 रुपए के चेक दिया करते थे साहब। हमारी सरकार ने
कहा तो 1100 करोड़ से बढ़ाकर विदु भाई 10,000 देखिए, करोड़, वो 2 10 गुना रुपए का चेक इंक्रीज। देते थे तभी तो आपको 2 बार से सरकार में बिठा रही है ना जनता। उनसे ये अब क्यों आपका जो तुलना करना? दूसरा सवाल है, उनसे आपका उनसे जो क्यों सवाल है, तुलना उस पर करना? वो उस 2 पर एक रुपए, वाक्य 5 रुपए, 50 उस रुपए पर का चेक वाक्य दे देते देता थे, हूं। इसी वजह से वो सत्ता से बाहर हैं, आप सत्ता के अतुल जी, अंदर हैं, दूसरी अतुल बार जी, सत्ता के अतुल अंदर। जी, सवाल इस बात का है ना, अतुल मैंने जी, पूछा कि आप नुकसान एक किसका? वाक्य में, आपने एक कहा वाक्य में, पूरा एक वाक्य किसान में। का नहीं है, नुकसान कुछ और भी है। तो नुकसान तो हुआ ना। जो मैं शेड एक बनाने वाक्य का आप में, जिक्र एक कर वाक्य रहे में। थे, मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी प्रक्रिया होगी कि साल दर साल निकल जाए उन मंडियों में। यहां पर कुछ महीनों में देखिए कितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े हो जाते हैं। और जब यहां पर पहले से पता था कि बारिश आएगी तो कुछ एक और वाक्य दे दीजिए प्लीज। वैकल्पिक इंतजाम एक तो हो वाक्य। सकते थे ना। एक जवाब इसका ले एक लेता हूं वाक्य। बाल मुकुंद जी से, रजवंत जी से, उसके बाद फिर आऊंगा आपके पास। बाल मुकुंद जी, प्रोफेसर साहब का कहना है जी। कि आंकड़े कहते हैं कि बहुत अच्छा है सब कुछ पुरानी सरकारों की तुलना में, जो नुकसान है वो किसान का नहीं है। देखो, ईमानदारी किसको कहते हैं? ईमानदारी तो सच्चाई है। आपका चैनल राष्ट्रीय चैनल है और हरियाणा में भी सबसे बड़ा चैनल एक तरह से हम मानते हैं, और किसानों की समस्याओं पर बात हो रही है। प्रजातंत्र में सरकारें एक 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 माध्यम है और सरकारें बदलती भी रहती हैं। एक तो ये बात जो कहना ना कि पिछली सरकार, ये सरकार, नई सरकार, ये कोई मैं नहीं समझता एक अच्छी डिबेट का भी विषय रहता है। अब आपने आज इस पे चैनल पे ये डिबेट रखी है, क्या दोबारा आप डिबेट नहीं रखोगे? ये समस्याएं हैं जो आज हमारे सामने मुंह बाय खड़ी है। मैं इसका एक बहुत बढ़िया, मैंने पर्सनली व्यक्तिगत रूप से आकलन करके बताया आपको और बड़ी स्टडी की है, और ये मानेंगे बीजेपी के प्रवक्ता कि भाई कहीं न कहीं से चूक रही है। अतुल जी, क्योंकि आपका चैनल सबसे ज्यादा हरियाणा में देखा जाता है और कुछ अधिकारी भी इसको आज देख रहे होंगे। ये जो उठान की जो प्रक्रिया है ना, इसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है हरियाणा में। कैसे है? 1 मिनट में मैं बताता हूँ। आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। जो हम टेंडर निकालते हैं, आज जो हमारी जो बिल्डिंगों के भी टेंडर है, 50 करोड़ से ऊपर का भी टेंडर है, ग्लोबल टेंडर है, यानी कि बाहर की कंपनियां भी पार्टिसिपेट कर सकती है। उल्टा इस उठान में क्या हो रहा है, लोकल लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर जो माफिया पनप गए, जिंदगी मंडी में अगर कोई गुआने का टेंडर डाल दे, वो उसको माल नहीं उठाने देते। छोटे छोटे समूह खड़े होके, गुंडागर्दी समूह जो ट्रक यूनियनों में प्रधान हैं, ये लोग हैं, उन समूहों ने सत्यानाश कर दिया। सरकार अगर विस्तृत पैनल खड़ी करके इस पे कर दे, ग्लोबलाइज टेंडर कर दे। नोएडा में क्या होता है, कुछ हमारे जैसे धान का उत्पादन है, हमारी दूसरी स्टेटों में गाड़ियां खाली खड़ी रहती हैं, लेकिन ये जो ब्लॉक जिले, जिन जिले में बाहर का ठेकेदार नहीं मिलेगा आपको, आप सर्वे करवा लेना, ये भाजपा के प्रवक्ता बता देंगे। सबसे बड़ी समस्या उठान की है, खरीद से भी ज्यादा। रही बात खरीद कंपनियों की, कांग्रेस की बात करते हैं, वही खरीद कंपनियां हैं जो कांग्रेस के टाइम में थी। कोई नई खरीद कंपनी उन्होंने खड़ी कर दी हो, इस तरीके से बरगलाने से बात नहीं बनेगी। आज की जो समस्या है उसका आज ही जवाब चाहिए, और आज की सरकार जिम्मेवार है। कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? कांग्रेस की सरकार ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। कोई एक नई मंडी जो 9 साल में इन्होंने जमीन अधिग्रहण करी और बनाई हो, ये अभी कहते हैं मैं डिबेट पे हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा इनसे। एक मंडी बीच में बोले, मैं पूरी होने दे मेरी बात। अतुल प्रताप जी, आप क्योंकि हमारे मध्यस्थ हैं एक तरह से, सारे जो जितने हमारे मेहमान हैं, आप मेहमान, इन्होंने जमीन ही एक्वायर नहीं करी है किसी भी चीज की आज तक। मंडी बनाना तो दूर की बात है, लेकिन उसके बाद आगे चलते हैं। जो ये सरकारें हैं, सरकार एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। अब अगली साल कांग्रेस सरकार आ जाएगी, जब हमारी सरकार आएगी हम ये थोड़ा कहेंगे भाजपा ने ये किया है, वो नहीं होता। एफेड है, कॉन्फेड है, सरकारी एजेंसियां जो प्राइवेट लोग हैं, अब ये तैयारी करके आना चाहिए। मैं भी दूसरे मेरे को उनका तैयारी तो करना चाहिए बालमुकुंद भाई, लेकिन आप जैसे रिसर्च कर रहे हैं, आपकी पार्टी आंदोलन कर लेती तो लगता है कि हाँ वो भी तैयारी कर रहे हैं। इतना रिसर्च आपने किया है, कहां कहां पर क्या हो रहा है, क्यों घोटाला है, क्यों उठान में समस्या है, कहां पर जो माफिया हो गए हैं, ये रिसर्च करके आप सरकार के सामने आंदोलन के जरिए जाते हैं तो लगता है कि चिंता उतनी ही आपको है। कुछ कह रहे हैं बालमुकुंद जी, बहुत जल्दी से कहिएगा। भगवान जो है ना, परमात्मा जिसको कहते हैं, जो सर्वगुण जो हर जगह व्याप्त है, उसकी लीला अपरंपार है। उससे हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। हम जैसे भगवान से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन नीचे व्यवस्था करते हैं, वो नीचे की व्यवस्था फैलाए तो सरकार को तो मान वाक्य दे दीजिए। इतनी बात है, सवाल किया, केवल एक वाक्य में उसका उत्तर दूंगा। आ रहा हूं विदु भाई, आ रहा हूं। केवल एक बार, फिर गुम हो जाएगा सवाल। ठीक है, जल्दी से अपनी बात करें, फिर रजवंत जी के पास। इन्होंने देखो मतलब आपने बार बार ये बात कही कि ये पिछली सरकारों का जिक्र क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आदत जो है चांद में दाग ढूंढने की है, इसलिए तुलनात्मक आंकड़ा दिखाते हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, इन्होंने एक सवाल वैसे ही पूछा जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे हरियाणा में बोलते हैं। बोला विकास की एक ईंट निकली हो तो बताए। इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। इन्होंने कहा कि एक मंडी बनाई हो, और इन्होंने रिसर्च की बात कही। अब बाल मुकुंद जी टिकट मांगते हैं कलायत से, कांग्रेस की टिकट मांगते हैं उचाना से। सॉरी, उचाना से। अरे सीट मत बदलिए भाई,
वो बेचारे रिसर्च करके बैठे हुए, आप सीट बदले दे रहे हो। उच्चाना की बात करते हैं। केवल उच्चाना में ही मैं आपके सामने खड़ा कर रहा हूं कि उच्चाना के अंदर मंडी जो है वो हमारे सरकार के दौरान उसके अंदर कैपेसिटी भी बढ़ाई गई, और मैं वो आंकड़ा लेकर आपके सामने आ रहा हूं। ये रिसर्च कर रहे हैं इसलिए कह रहा हूं, खुद अपने घर के अंदर जिनके मंडी बनी हो वो पूरे हरियाणा का ठेके उठाकर कह रहे हैं एक भी मंडी नहीं बनी। उचाना से वो लड़ने वाले हैं, शायद उचाना आना जाना उनका कम होगा इसलिए भूल गए होंगे, नहीं बता ना वो उचाना मंडी नहीं बनी, मैं आंकड़े दूंगा। अभी मैं उचाना में मंडी नहीं बनी, बताइए, बिल्कुल बताइए। अच्छा, उचाना के अंदर जो है नहीं बनी, कहीं नहीं बनी पूरे हरियाणा में 85 एकड़ जमीन पर सभी सुविधाओं से युक्त नई अनाज मंडी का निर्माण और आधुनिक तकनीक से साइलोज के निर्माण की पूरी हुई है। आपके खुद के हल्के में हुई है साहब। आप पूरे आप समय देखिए, जमीन किसने अधिग्रहित की? वो जमीन किसने अधिग्रहित की? मुकुंद भाई, फिर वही बात किया, जमीन किसने अधिग्रहित की? अभी तो आप कहते तुलना नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अधिग्रहित की बना दिया तो ये तो सतत प्रक्रिया है ना। मैं तो ये कह रहा हूं, ये छोड़कर जाएंगे और सरकार में नहीं रहेंगे, आप बना दीजिएगा। यही बोला, मेरी डिबेट कर रहा, मेरे को कोई जमीन नहीं बनी, फिर कह रहे हैं जमीन किसने दी? यही तो समस्या है। बड़ी अच्छी बात अभी आपने कही थी, आपने कहा था ना कि भगवान की लीला, भगवान की लीला तो ठीक है, लेकिन राजनीतिज्ञों की जो लीला है ना उससे तो कई बार भगवान को भी समझ में नहीं आता होगा कि असल में मैंने क्या बना दिया और राजनीतिक दल क्यों बना दी, या इनको इतनी बुद्धि क्यों दे दी। उस लीला के पीछे तो वो भी उनको समझ से परे होगा कि क्या है। रजवंत अहिरवार साहब, अब देखिए किसने बनवाया, किसने जमीन दिया, क्या किया। सवाल सिर्फ इतना है कि अन्नदाता की परेशानी है, अन्नदाता की फसल अगर खरीद भी ली है तो उठान की वजह से भी अगर वो खराब हो जाए तो भी तो परेशानी ही है और तो भी वो नुकसान ही है। हम इस बात को समझने की बजाय उसने क्या किया, किसने जमीन ली, किसने जमीन नहीं ली, और जमीन ली तो किसने नहीं बनाया, किसने बना दिया, इसमें क्यों उलझे हैं? नहीं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो करनी पड़ेगी ना। राजवंत जी अतुल जी, मैं आमतौर पर जब चर्चा करते हैं तो एक बात सामने जरूर आती है कि बीजेपी के प्रवक्ता से पूछेंगे तो वो कह देंगे कि हमने बहुत से काम कराए, कांग्रेस के प्रवक्ता या हमारे से पूछेंगे तो हम ये कहेंगे कि काम नहीं हुए। हमारे किसान भाई बैठे, स्वामी इंद्र जी बैठे हैं, वो असल में किसान नेताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो और ज्यादा बेहतर तरीके से बताते हैं। लेकिन लास्ट में जो कंक्लूजन निकालते हैं तो वो जो बार बार बात की आती है कि जब बीजेपी ने इतने अच्छे काम कर दिए तो फिर धरातल पर क्यों नजर नहीं आते। ये समस्या कोई पहली बार की नहीं है। अगर मंडियों की अगर हम बात करें तो मंडियों में लगातार किसी न कोई फसल आती रहती है, और ये फसलों का जो समस्या है किसानों की लगातार उठान की या उनकी एक तो उठान की समस्या आती है, बारदाने की समस्या आती है, किसानों को टोकन की समस्या आती है, लाइनों की, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जब आजादी के इतने साल बाद हम उन समस्याओं को ही दूर नहीं कर पाए तो ये सरकार के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है। और सरकार सबसे पहले तो उन्हीं चीजों को, उन्हीं समस्याओं को दूर करे। लेकिन आज बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं और वो छोटी छोटी समस्याएं अगर दूर नहीं होती तो ये किसानों के लिए बड़ी समस्या पैदा कर देती है। मैं एक बात करूंगा कि आज यहाँ पर ये बात कर रहे हैं किसानों की, लेकिन जो खाद बीज के लिए, जिन किसानों को खाद बीज के लिए अगर लाइनों में लगना पड़े, आधार कार्ड से उनको 2 कट्टे 4 कट्टे अगर लेने पड़ जाए तो सोच के देखिए वो किसान लाइनों में लगेंगे या अपने खेतों में समय लगाएंगे। यहाँ पर यही समस्या है और ये समस्याएं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता समझ नहीं पाते। ये बार बार ये कहते हैं अगले किसानों की बात करें वो नाकाफी रहेगी, किसी भी वर्ग की बात करेंगे ये बार बार बढ़ चढ़कर कहेंगे कि हमने हर वर्ग के लिए काम किया है। मैं इनकी बात से सहमत भी हो जाऊंगा, लेकिन हर वर्ग के लिए अगर इन्होंने काम किया है तो जो विरोध प्रदर्शन करते हैं वो कौन लोग होते हैं? क्या वो किसी पार्टी विशेष के लोग होते हैं या आज जो किसान भाई हमारे जो भी धरना प्रदर्शन करते हैं? मैं बाजरे की बात करूंगा, मैं रेवाड़ी से संबंधित हूँ। हमारे यहाँ पर बाजरे की जब खरीद की बात आई तो इन्होंने खरीद का लिए समय निर्धारित कर दिया 1 तारीख से, लेकिन हमारे यहाँ पर लगभग 12 तारीख से बाजरे की आवाज शुरू हो गई थी और वो औने पौने दामों में बेचना पड़ गया था। और वो किसानों को जो नुकसान उठाना पड़ा, सरकार उसकी 1 तारीख का इंतजार कर रही थी, लेकिन हमारे इधर के किसानों ने तो वो बाजरा अपना औने पौने दामों में बेच दिया। क्यों? क्योंकि अगली फसल की तैयारी करते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, उनके शादी ब्याह की तैयारी। रजवंत जी, 12 सितंबर को बाजरा कभी आपने खरीदा? 12 अक्टूबर को भी खरीदा, 12 नवंबर को भी खरीदा, एक दाना बाजरे का खरीदा आपने कभी? एक दाना खरीदा कभी? अरे भाई प्रवचन तब दो ना जब अपने आपकी सरकार ने नहीं क्या, तब बाजरा पैदा नहीं हुआ था क्या? तब इतिहास में लोगों को पता नहीं था कि किसान को बाजरा भी उगाया जा सकता है।
क्या बात करते हैं आप लोग? रेवाड़ी के अनाज चांद में दाग ढूंढते हैं शेयर कर देता हूँ। मैं और प्रयास करते हैं उस दाग को बड़ा दिखाने का, और कोई काम नहीं। आढ़तियों ने कितना बाजरा खरीदा है, प्राइवेट लोगों से कितना, एक दाना भी आपने बाजरा का खरीदवाया हो तो बताओ किसान का? एक दाना नहीं खरीदवाया। यार लाखों मैट्रिक टन हमने यहाँ पर अच्छा विदु भाई एक मिनट कंप्लीट कर दीजिए उनको। हम देखिए बाजरा वो कैसे खरीदेंगे, इतने साल से सत्ता में नहीं है तो कैसे खरीद पाएंगे? जब अभी सत्ता तो में पहले तब थे भी तब नहीं बाजरा खरीदते खरीद नहीं जब पाए सत्ता और में क्या थे, तब भी खरीदेंगे? नहीं अभी तो पहले खरीदते सत्ता में आने दीजिए ना। हाँ सत्ता साहब में थे तब भी नहीं खरीदते थे, वापिस आ गए तो वापिस से खरीदना बंद हो जाएगा। विदु भाई जब मैं आपके बारे में मैं नहीं बोला, मैं आपको एक चीज चलिए बताता हूं। बोलिए। मैं आपको डाटा शेयर कर दूं कि आप पुराने जो रेवाड़ी की मैं बता रहा हूँ, मैं तो आपके जिले की भी बात नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ पे बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे जो समस्याएं थी मैं तो उनको शेयर कर रहा हूँ ना। और जब ट्रैक्टर ट्रॉलियों की जब लाइनें लगती हैं तो 2 से 3 किलोमीटर की ट्रैक्टर की लाइन लगी है। आपका रेवाड़ी में आपका पूरा नेटवर्क है, आप अपने जिला सर आप लाठीचार्ज किया करते थे किसान के ऊपर, खाद मांग रहे किसान पर लाठीचार्ज किया चौटाला साहब ने। आप क्या बातें कर रहे हैं यार, किसको प्रवचन दे रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ आपका इतिहास याद करवाना पड़ेगा मजबूरी में। अरे विदु भाई वो प्रवचन नहीं दे रहे हैं, अपने इलाके की समस्या आपको बता रहे हैं, आपके जरिए सरकार तक बात पहुंचेगी। प्रवचन यहाँ पर कौन दे रहा है? कोई प्रवचन नहीं दे रहा है, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं, डिबेट है ना। प्रवचन कोई नहीं दे रहा है। मैंने कहा ना कि बाल मुकुंद जी और उसके पहले रजवंत डाइनवार, इन लोगों की जब सरकार थी उस वक्त में क्या हुआ उसको अब छोड़िए, बार बार उन्हीं इतिहासों को दोहराएंगे तो उससे नहीं होगा। अब आपकी जवाबदेही है, जिम्मेदारी, और कोई ऐसी सरकार भी नहीं है कि अभी अभी ताजा बनी हो, तो कुछ कमियां हैं, उन कमियों को तो स्वीकार करना पड़ेगा। और नुकसान आपने अन्नदाता का नहीं होने दिया, कुछ परसेंट रह गए अन्नदाता जिनकी फसल खरीद होनी है, बाकी सबकी हो गई, मैंने वो भी मान लिया, लेकिन नुकसान तो फिर भी हुआ ना। वही बात स्वामी इंद्र कह रहे थे, तो अगर ये अनाज कल को आप फ्री में भी देंगे ना तो वो अनाज क्या होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी और उससे नुकसान किसका होगा, जरा वो भी विचार करने की बात है। स्वामी इंद्र अब यहां पर प्रश्न यह है कि नुकसान अन्नदाता का ज्यादा नहीं हुआ लेकिन किसी का तो हुआ है, और अगर किसी का हुआ है तो वो नुकसान क्यों हुआ है? और अगर यही अनाज सुखा के जैसे तैसे पहुंचाया जाएगा तो जहां पहुंचेगा इन एजेंसियों के माध्यम से, वो जिस थाली में पहुंचेगा उसकी क्वालिटी पर आप चर्चा कर रहे थे। लेकिन विदु रावल का कहना है कि सवाल मत पूछें अभी फिलहाल, क्योंकि हम कम से कम खरीद तो है, पहले वाली सरकारें तो खरीदती नहीं थी। जिम्मेदारी से बाहर है। जिस प्रकार से विदु रावल जी आंकड़े रखते हैं, अगर वास्तव में धरातल में कुछ किया होता तो ये दृश्य हमारे को देखने को ना मिलते। आज जब किसान अपनी फसल लगाता है, जब सरकार एमएसपी डिक्लेयर करती है, उसके बाद सरकार की पॉलिसी चेंज हो जाती है। आपने देखा होगा विदु रावल जी बोले स्वामी इंद्र जी 1509 की बात नहीं कर रहे, 1121 की बात नहीं कर रहे। बात तो करूंगा ना, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी $850 प्रति टन से $1200 कर दी। उसकी गाज किस पे गिरेगी? एक्सपोर्टर पे नहीं, उसकी गाज किसान पे गिरी, क्योंकि जब आपने भाव बढ़ाए, एमएसपी डिक्लेयर किया सरकार ने, तो किसान की फसल भी महंगी होगी, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई। आज जो किसान की जो फसल जो जोड़ रहा है 2014 के अंदर, मैं कहना नहीं चाह रहा था कांग्रेस के राज में, पर आपको सुना देना चाहता हूं कि कान के अंदर कुछ डल जाए। 6000 से ऊपर 2014 में की फसल बासमती की जीरी बिकी हो, और आपके राज में 3500 में धक्के खा रही हो, आपको तो शर्म आनी चाहिए। 2013 में बिकी थी, गलत आंकड़ा है आपका, 2014 में नहीं, क्या है 13 में थी वो, और वो एक ही साल बिकी थी, 9 साल कितनी पिटी थी उसका भी जिक्र करो। खैर मेरे को एक बार रिबटल दे दीजिए, इनकी बाकी बातों का जवाब जल्दी से मैं बाकी बातों का जवाब दे दूं, एक बार रिबटल दे दीजिए। एक मिनट विदु रावल, एक मिनट, और लोग भी हैं। हाँ ठीक है स्वामींद्र, आप हर जगह बीच में घुस जाते हैं। आप ये बताइए ना, किसान का कहां फायदा हुआ? आज किसान मुआवजे की तरफ ठोकरे खा रहा है। आप बताइए कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने कितना मुआवजा दिया? कैथल डिस्ट्रिक्ट में कितना मुआवजा दिया बाढ़ग्रस्त किसानों को? आप मुझे बताइए अंबाला डिस्ट्रिक्ट में आपने कितना मुआवजा दिया? जो क्षेत्र प्रभावित है वहां आपने क्या काम किया, मुझे बताइए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं विदु रावल संक्षेप में, लेकिन समय कम है, एक मिनट सिर्फ आप अपनी बात जल्दी से रखिए। आपके पास समय कम है और आप प्रश्न इकट्ठे कर रहे हैं। स्वामी सुनिए, आपने सवाल पूछा, वो जवाब दे रहे हैं। आप हमेशा कांग्रेस बीजेपी अब नहीं चुप करवा पाएंगे आप इन्हें, मैं दावे के साथ। नहीं, मैं चुप करा सकता हूं, मैं आपको भी चुप करा दूंगा, करवाइए। मुझे दावा करने का अधिकार जितना आप रखते हैं तो उतना मैं भी दावा कर रहा हूं, वो भी चुप हो जाएंगे, आप भी चुप हो जाया करिए दूसरों की बारी में। बोलिए विदु रावल।
एक तो आप एंकर जो हैं वो आकर ये जजमेंट बार बार पास मत करें। अगर वो कांग्रेस और इनेलो के प्रवक्ताओं को बिठाकर हमारी निंदा करवाएंगे तो हम उनको आईना दिखाएंगे। फिर आप ये नहीं प्रोफेसर विदु रावल, आईना आप खुद देख लीजिए और आईना मुझे मत दिखाइए। मैंने जितना समय आपको दिया है शायद उतना समय बालमुकुंद जी को नहीं दिया है, तो ये आईना मत दिखाइए कि आईना दिखाएंगे आप। आईना आप दिखाइए और आईना आप देखिए। अगर आपके सरकार के दौर में कोई कमी है तो आईना आपको देखना पड़ेगा। ये तरीका मेरे साथ नहीं चलेगा प्रोफेसर विदु रावल। नहीं, अब मैंने आपसे पहले ही गुजारिश की थी कि समय कम है, तो अब आप दूसरे ट्रैक पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। 2-3 पॉइंट उठे थे, उसका जवाब जल्दी से दे दीजिए। जबरदस्ती दिक्कत दिखा रहे हैं। जबरदस्ती आप दिखा रहे हैं भाई। आप सबके बीच में बोलेंगे और आप कहेंगे कि आपको समय भी नहीं मिला है, फिर आप एंकरिंग भी सिखाने लगेंगे, आईना भी दिखाने लगेंगे। प्रोफेसर साहब सुनिए, विदु रावल एक मिनट, रजवन जी एक मिनट। प्रोफेसर विदु रावल, मैंने पहले ही कहा था समय कम है। अगर आपको बात से बचना है तो ये तरीका ठीक है, अगर बोलना है तो जल्दी से बोलिए, बाकी आईना मत दिखाइए। हाँ बोलिए। बात करें, आईना भी दिखाऊंगा। अरे बिल्कुल दिखाइए, आपको भी आईना ही दिखा रहा हूं मैं बैठ के। वो आईना भी देख लीजिए। जो खरीद होने के बाद भी फसल खराब हुई है ना, वो आईना ही आपके लिए। बोलिए अब जल्दी, चलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। ये अतुल प्रताप सोच सकते हैं कि खरीद के बाद खराब हुई है। ये जो खराबी है उसका एक पूरा का पूरा क्वालिटी चेक होता है। 2017 के बाद से क्वालिटी मैनेजमेंट एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बना है। ये आपकी जानकारी के लिए। दूसरी बात जो है, जो बार बार कह रहे हैं जो लोग, ये दो लोगों ने कहा धरातल पर नजर क्यों नहीं आ रहा। इस धरातल की बात जो है कर दूं, धरातल पर नजर आ रहा है तभी 4 बार से आपकी पार्टी बाहर है, लोग आपको वोट देने को तैयार नहीं है जी। और धरातल पर नजर आ रहा है, इसलिए स्वामींद्र किसान की बात करते हुए जमाना जब बावजूद भी जरा बोलने दीजिए किसान जी, एक मिनट उनको बोलने दीजिए। अरे भाई जरा आईना देखे तो क्या दिखा रहे हैं, क्वालिटी चेक बता दें उनको बोलने दीजिए। और 28 करोड़ 37 लाख लोगों को इस देश में 2014 से पहले जो है फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है राशन मिलता था, वो बढ़कर आज 83 लगभग 82 करोड़ कुछ लाख जो है हो चुका है। ये अपने आप में आईना दिखाने लायक है। दूसरी बात जो है भैया, अब ये तो गजब की बात हो गई है कि पहले हम इतना मुफ्त में देते थे, नहीं देते थे, अब मुफ्त में देते हैं। तो कौन सा आईना दिखाया प्रोफेसर साहब आपने अभी क्वालिटी चेक की बात की थी। अगर आपने मान लीजिए क्वालिटी चेक के जरिए भी इस अन्न को कहीं पहुंचाया और कितना % खराब हुआ, मैं उस नुकसान की बात कर रहा था। ये अतुल प्रताप सिंह नहीं सोच सकते हैं, या ये विदु रावल नहीं सोच सकते हैं, बालमुकुंद शर्मा और रजत गहीवाल और स्वामीन्द्र नहीं सोच सकते हैं। ये हर एक आदमी को दिखाई देता है कि अगर ये फसल खराब हुई और खुद आपकी फसल होती अगर, तो आप इसको ऐसे ही देखते कि नहीं ये क्वालिटी चेक हो जाएगा और सही हो जाएगी, भीगने के बाद ये खराब नहीं होगी। अतुल जी, ये मानते हैं? सवाल बहुत है, उत्तर लेने का समय नहीं है आपके पास। उत्तर लेने का समय नहीं है। उत्तर सिर्फ आपसे ही नहीं लूंगा ना सर, पूरे आधे घंटे में आपके साथ इंटरव्यू नहीं कर रहा हूं ना मैं कि आप ही उत्तर देंगे, आप ही आईना दिखाएंगे, सब कुछ आप ही तय करेंगे। सवाल पूछकर दूसरी जगह नहीं जाएंगे ना। नहीं तो दूसरी जगह तो आप गए ना। किसने यहाँ पर पूछा था कि राशन कितना आप मुफ्त में देते हैं? किसी ने पूछा था? हमने तो इस बर्बादी पर सवाल पूछा था, उसका आप जवाब दे रहे थे। अतुल प्रताप लिसन टू मी, 17.73% 2012 और 13 का लॉस है। इतना क्यों बौखला गया भाई विदु रावल? प्रोफेसर विदु रावल इतना बौखला क्यों रहे हैं? आराम से बात करिए ना। अरे भाई मैंने सीधा पूछा कि ये जो फसल खराब हुई है ये किसकी फसल खराब हुई है? आपने बता दिया किसान से आपने खरीद लिया है, लेकिन किसने खरीदा और किससे नुकसान है ये भी तो बताएंगे ना। आंकड़ा जाने नहीं दे रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं आप लोग। अरे भाई कॉमेडी आप कर रहे हैं, यहाँ पे कॉमेडी करने कोई नहीं बैठा है। आंकड़ा जाने नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आंकड़ों से काम नहीं चलता है, सिर्फ आंकड़ों से काम नहीं चलता है। और कॉमेडी वॉमेडी करने का जिक्र मत करिए वरना कॉमेडियन आप दिखाई देंगे फिर। अरे भाई विदु रावल अब बिहेवियर मत सिखाइए। नहीं एक मिनट, अरे भाई इतना बौखला क्यों गए? छोटा सा सवाल पूछा था कि नुकसान किसका हुआ? डिबेट का कितना टाइम वेस्ट कर दिया आपने? अरे आपने वेस्ट किया है ना केवल। अरे मैंने तो सिंपल सवाल पूछा था, फिर आप मुझे एंकरिंग सिखाने लगे, आईना दिखाने लगे। आंकड़ा सुन लिया क्या? 17.93% जो लॉस हुआ था खरीद के बाद 2012 और 13 में, दैट हैज बीन डिक्रीज टू व्हाट इज इट 7.71%। 10% से भी अधिक लॉस को कम किया है। अब ये आपको बुराई लगती हो तो करे। नहीं अब देखिए प्रोफेसर विदु रावल 9 साल में आप 10% का जिक्र कर रहे हैं, मैं तो इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। बहुत अच्छी बात है आपने किया और यही करने के लिए आप सरकार में आए थे ना। ये जब आप कहते हैं कि हमने किया है तो मैं तो इसको मानता हूं कि ये करने के लिए कोई भी सरकार में आता है, वो चाहे आप हो, कांग्रेस हो, इनेलो हो, कोई भी दल, करने के लिए तो सरकार में आते हैं ना।
अब फिर हम वहां क्यों पर बतलाएंगे? परसेंट गिनने लगेंगे। बालमुकुंद जी, ये परसेंटेज देखकर आईना कौन देखेगा? और नुकसान जिसका अतुल भी हुआ प्रताप है, आप जी, ये कह रहे हैं कि किसान का नहीं है, और जो नुकसान यहां पर है वो क्वालिटी चेक में क्लियर हो जाएगा। अतुल प्रताप जी, आप जैसे लोग हैं तभी तो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मैं सैल्यूट करता हूं आपको। जो सच्चाई है, सच्चाई से कोई नहीं भाग सकता, न बालमुकुंद शर्मा भाग सकता, न विदुल राव। आप आईना दिखाते हैं और मीडिया का काम आईना दिखाना हम जैसे लोगों को। मैं बिल्कुल सैल्यूट करता हूं आपको। मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने ये कहा कि किसानों का मुद्दा है। किसान नेता ही कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में जो नजीर जाद में गई, ये भी एक आईना है। ये भी लोगों के सामने। किसान नेता मैंने तो बैठाया नहीं, किसान नेता आपकी मीडिया ने भाई चुना उनको, किसान और नेता वो वो किसान नेता स्वयंभू हरियाणा। है, नहीं नहीं, स्वयंभू कोई किसान स्वयंभू नहीं, नेता ये है वो। आपकी गलतफहमी है। आप बीच में मना बोले। अरे कोई कौन स्वयंभू नहीं देता है होता। जवाब हमें भाई? विदुर भाई 1 मिनट, अब समय नहीं है, माफी चाहूंगा, आपने काफी समय लिया। हाँ बालमुकुंद जी, बहुत जल्दी से क्लियर करें। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो किसान है ना, किसान, मैं भी किसान का पुत्र हूँ, किसान परिवार में जन्म हुआ है। हमारी बहुत गंभीर समस्या है और हमें लगातार इस पे काम करना पड़ेगा। आज भूखमरी पे नीचे से 6-7वें नंबर पे हम, 115 पूरे विश्व में। तो ये इस तरीके की समस्याओं से पार पाने के लिए जमीनी स्तर पर हमें काम करना पड़ेगा। किसानों के बिल्कुल लिए। बालमुकुंद भाई, अब जमीनी जवाबदाता स्तर पर ही होगा। काम करना पड़ेगा। और आप मुझे सैल्यूट कर रहे थे, मैं उसका शुक्रिया तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपको सैल्यूट तब करता जब बाजरे की फसल की खरीद राजस्थान में भी उतनी होती कम से कम जितना हरियाणा में हो गई है। क्योंकि जब हम तुलना करते हैं ना, तो फिर बांट कर मत करिए। किसान वहां पर भी और बाजरा वहां पर भी एक बड़ा मुद्दा रहता है चुनावी दौर में भी। हरियाणा में तो कम से कम कुछ खरीदा गया, यहां धान पर तो आप कह रहे हैं कि नहीं, सरकार पूरी तरह से खराब है, सरकार की व्यवस्था खराब है। फिर कांग्रेस वहां पर है तो उसकी व्यवस्था को हम अव्यवस्था कहें या व्यवस्था कहें, तो सैल्यूट तो कहीं नहीं बनता है। रजवन जी, बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में। राष्ट्रीय प्रवक्ता होगा ना कांग्रेस का, आपका अब राष्ट्रीय प्रवक्ता, फिर ये बंटवारा मत करिए। देखिए, प्रवक्ता होता है। वाल्मीकि जी, आप समझदार व्यक्ति, अब कांग्रेस में भी अब राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रादेशिक प्रवक्ता, किसान तो किसान है, अन्नदाता तो अन्नदाता है ना। वो राजस्थान को वो भी आप लोगों के समय में। रजवन जी, अतुल जी, आमतौर पर जो समस्याएं आती है, मैं बार बार वही चीज बताना चाहता हूँ। बारदाने की समस्या, उठान की समस्या, नमी की समस्या, भुगतान की समस्या, टोकन की समस्या, ये छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, मैं अपने साथी प्रोफेसर विदुर रावल जी से यही बताना चाह रहा था कि इन समस्याओं का अगर आप निदान कर देते, तो जो मंडियों में जो किसान भाई बैठे हैं, आपकी, मैं मानता हूँ आपकी सरकार है, आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, और अब आपने गठबंधन की सरकार बना ली, लेकिन आप कभी मंडियों में जाकर उन किसानों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करोगे, बैसाखियों की सरकार है वो। हकीकत पता लग जाएगा कि हम कितना सत्य बोल रहे हैं। आप हमारी बोलती बंद करने का प्रयास करें, ताकि आपको भी पता लगे कि आप मंडी में गए, आप मंडियों में नहीं जाते। अरे भाई, मेरी मंडी के अब राजनेता मंडियों में तभी जाते हैं ना जब लगता है कुछ फायदा होगा, वो चाहे आपकी पार्टी हो या उनकी हो, ये तो दोनों पर लागू होता है। रजन भाई, बहरहाल माफी चाहूंगा, अब समय नहीं है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विदुर रावल आपका, रजवन जी आपका, बालमुकुंद जी आपका, और स्वामी इंद्र आपका। तो किसान की फसल उठान ना होने की वजह से एक बार फिर से बर्बाद हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से तर्क है कि असल में इससे किसान का कोई नुकसान नहीं है, और अगर कहीं कमोबेश कोई किसान का नुकसान होगा तो उसको भी मुआवजा मिलेगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि हर साल वही अव्यवस्था, बाढ़ से बर्बादी, और उसके बाद अब बेमौसम बारिश या पूर्वानुमान के बाद हुई बारिश के बाद अगर मंडी में खरीदी हुई फसल भीग जाए तो फिर वहां पर सवाल उठना लाजमी है। इतना स्टोरेज तो बन सकता था इतने सालों में, और आगे कब तक बन पाएगा ये आंकड़ों में जरूर दिखता है, जमीन पर नहीं।